नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, क्या हालचाल। दोस्तों, अपने सीरीज ऑफ लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की, सर्वे 2025-26, चैप्टर 10 रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास की हम पढ़ाई कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 10 का पर्टिकुलरली एमसीक्यू के थ्रू हम उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज ऑफ वीडियो में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं चैप्टर 10 में, जिसमें हमने लगभग 20 सवाल, शुरुआती 20 सवाल के बारे में डिस्कशन किया था और 5 सवाल हमारे रह गए थे। वो 5 सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। कुल मिला के 25 सवाल में हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर दिया है ना। सारे इंपॉर्टेंट जो की इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो स्कीम है, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चैप्टर 10 की 25 एमसीक्यू में कवर किया अपन ने। तो आज इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। एक बार सवाल नंबर देखो, ये कौन सा है। ये तो पहला नंबर का सवाल है। कुछ इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में है अपने, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है, फिर ऐसे सवाल नंबर दूसरा। ऐसा अपन ने देख लिया ना, सवाल नंबर 20 तक देख लिया था अपन। आज सवाल नंबर 21 से 21 से स्टार्ट करते हैं ना। एक सवाल हिंदी में पढ़ता हूँ, एक सवाल इंग्लिश में पढ़ूंगा और एक्सप्लेनेशन दोनों में है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल से मिलेगी साहब। चलो, हाँ, तो शुरू करें समय को व्यर्थ किए बिना फटाफट। सबसे पहला सवाल हिंदी में पढ़ लेते हैं। 21, 1 अगस्त 2025 को गठित राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 1 अगस्त 2025 को गठित किया है राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग, यानी 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन है? ये ध्यान रखना, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 1 अगस्त 2025 को। कौन है भाई, बता दो फटाफट। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताओ। प्रद्युमन सिंह है, अरुण चतुर्वेदी है, अरविंद पनगड़िया है या डॉक्टर ज्योति किरण है? तो इसका सही जवाब है अरुण चतुर्वेदी। अरुण चतुर्वेदी 1 अगस्त 2025 को राजस्थान के जो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन जिसको गठित किया गया है, कब किया गया है? 1 अगस्त 2025 को, उसके चेयरमैन है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कौन थे? 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन के कौन थे? प्रद्युम्न सिंह थे साहब, है ना। अरविंद पनगड़िया कौन है? अरविंद पनगड़िया अपने जो नेशनल लेवल पे फाइनेंस कमीशन है, एक तो होता है स्टेट लेवल पर और एक नेशनल लेवल पे। दो चीजें होती है देखो, एक तो होता है सिंपल, जो नेशनल लेवल पर होता है उसको तो बोलते हैं सिंपल फाइनेंस कमीशन, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत स्टेब्लिश किया जाता है ना, हर 5 साल में। ये होता है नेशनल लेवल पे। अच्छा, काम क्या होता है इसका? काम होता है कि फंड को कैसे डिवाइड करना है, फंड को कैसे डिसॉल्व करना है, या फंड को कैसे डिवाइड करना है। और खास तौर पे कौन सा फंड? ये बात हो रही है टैक्स वाला, जो फंड, जो टैक्स आता है ना अपना, उसको कैसे डिवाइड करना है, किस किस के बीच में डिवाइड करना है? सेंटर और स्टेट। इसको तो बोलते हैं अपन, जो सेंटर और स्टेट, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे हो रहा है, इसको तो अपन क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिसोल्यूशन या वर्टिकल डिवोल्यूशन बोल सकते हो आप, डिवोल्यूशन ऑफ फंड। और ये भी कि कहाँ गया, हाँ, कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में भी कैसे डिवाइड होना चाहिए फंड, इसके बारे में भी किस हिसाब से डिवाइड होना चाहिए, कितना फंड कैसे जाना चाहिए, ये भी जानकारी आपको फाइनेंस कमीशन ही देता है। इस डिवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन।
ठीक है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन समझ में आ गया। हिंदी में वही कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल बंटवारा और हॉरिजॉन्टल बंटवारा और वर्टिकल बंटवारा, हिंदी में यही कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई जो नेशनल लेवल पर फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश होता है। ठीक है, अच्छा, जो नेशनल लेवल पर फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत। कौन जो इसका चेयरमैन जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है साहब। अच्छा सॉरी, देखो थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, हिंदी अपनी कमज़ोर हो जाती है, बड़ी आएगी छोटी आएगी। हिंदी अपनी कमज़ोर है यार, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, कोई बात नहीं। खैर देखो एक्सप्लेनेशन देखो, 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन सवाल में गिवन है 1 अगस्त 2025 को। चेयरमैन कौन है? राजस्थान। अच्छा ये तो हुई बात, ये सारी बात तो जो मैंने आपको बताई ये तो सारी इंडिया के लेवल की, सेंटर के लेवल की। ठीक इसी तरह से स्टेट के लेवल पे, जैसे राजस्थान एक स्टेट है ना, हर स्टेट अपना एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये भी हर 5 साल में एक बार होता है। तो जैसे स्टेट में फंड डिवाइड किस किस के बीच में होता है? सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और आपस में स्टेट्स के बीच में। वैसे यहाँ फंड डिवाइड कैसे किस किस के बीच में होता है? स्टेट और 2 चीज़ों के बीच में। किस किस के बीच में? एक तो शहरों के बीच में, तो शहरों में क्या होती है? म्युनिसिपैलिटीज होती है। और गांव में क्या होती है? गांव में पंचायतें होती है, गांव में पंचायत होती है। तो यहाँ फंड डिवाइड होता है स्टेट वर्सेस, या स्टेट एंड म्युनिसिपैलिटीज, स्टेट एंड पंचायत। किस बेसिस पे होता है? ये होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो अभी राजस्थान में कौन सा स्टेट फाइनेंस कमीशन है? अभी 7th नंबर का स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित हो गया राजस्थान में, है ना। आपको पता ही होगा वो जो अपने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आए थे, है ना, पंचायत के लिए और म्यूनसिपैलिटीज के लिए, उसके बाद से ये स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो रेगुलर तौर पे गठित किया जाता है। इसलिए ये अंतर है कि सेंटर में तो अभी 17वां चल रहा है, 17th फाइनेंस कमीशन चल रहा है नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे अभी राजस्थान में 7वां ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये अमेंडमेंट्स लेट आए थे ना, 1993 के आसपास आए थे ये अमेंडमेंट्स, तो उसके बाद से स्टेट फाइनेंस कमीशन वगैरह गठित होना शुरू हुआ। जबकि ये फाइनेंस कमीशन तो हमें जब आज़ादी मिली, सॉरी 1952 के आसपास से ये गठित हो रहे हैं, इसलिए ये 17वां चल रहा है यहाँ पे, अपने यहाँ पे अभी 7th ही चल रहा है। खैर अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन 1 अगस्त ये हो गया, और अरुण चतुर्वेदी जो है इसके चेयरमैन बने हुए। ठीक है, इसके मेंबर सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी कौन होता है? सचिव। सचिव कौन है? नरेश कुमार ठकराल। नरेश कुमार ठकराल, ये सवाल पूछा जा सकता है। ये दूसरी जो लाइन है ना, ये एक्चुअली गलत आ गई, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की नहीं है, ये जो अपना नेशनल लेवल का फाइनेंस कमीशन है ना, उसकी लाइन आ गई है। सबमिटेड रिपोर्ट ऑन 17 नवंबर 2025, ये जो 17th नेशनल फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश हुआ ना, जो नेशनल लेवल का है, उसकी बात कर रहा है ये वाली लाइन। फॉर अवार्ड पीरियड ऑफ 2025 से 2030-31। तो क्योंकि अभी जो राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो तो अभी हुआ है, अभी तो वो जानकारी कर रहे हैं अपने, उन्होंने शायद अभी अपनी रिपोर्ट दी नहीं है। अब बात कर लेते हैं 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन से पहले कौन सा था? 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन था, जिसके चेयरमैन थे प्रद्युम्न सिंह। कौन थे? प्रद्युम्न सिंह थे। इन्होंने रिकमेंड क्या किया था अपनी रिपोर्ट में कि जितना भी फंड आता है, अगर 100 रुपये का फंड आप डिवोल्व कर रहे हो ना, 100 रुपये का फंड, तो उसमें से 73 रुपीज़ या 73.2% पैसा तो जो है पंचायती राज या गाँवों में विलेजेस में आप खर्चा करो, और 26.8% आप शहरों में या अर्बन, यूएलबी का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज, शहरों में, टाउन्स में या सिटीज़ में, यहाँ खर्चा करो। यानी ज़्यादा पैसा जो है आप पंचायती राज संस्था पे खर्चा करो। क्यों करो? ऑब्वियसली इसका कारण भी है कि राजस्थान की, और वैसे तो इन जनरल इंडिया की भी, बट राजस्थान की पर्टिकुलरली ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना राजस्थान की ज़्यादातर पॉपुलेशन वो गांव में रहती है। आपको पता ही होगा, आपने अगर सेंसस 2011 का डेटा पढ़ा हो तो राजस्थान की लगभग 75% पॉपुलेशन गांवों में रहती है साहब, और लगभग राजस्थान की 24-25% पॉपुलेशन जो है शहरों में रहती है। तो ऑब्वियसली राजस्थान की ज़्यादा पॉपुलेशन गाँव में रहती है, तो इसलिए ज़्यादा पैसा खर्चा
पंचायती राज को करने दो, उनको ज़्यादा पैसा दो। खैर चलें आगे इसी के साथ। अगला सवाल देखो, ये इसके साथ अपना पूरा एक फाइनेंस कमीशन की अपन ने पूरी बात ही कर ली एक ही सवाल में। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं पढ़ रहे अपन, पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया अपन ने। चलो आगे। हाँ, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी से प्रति थाली कितना शुल्क लिया जाता है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रूरल, व्हाट इज द कॉस्ट चार्ज पर मील प्लेट फ्रॉम बेनिफिशियरी? आपको पता ही होगा एक अन्नपूर्णा रसोई योजना है ना? क्या है अन्नपूर्णा रसोई योजना? चलो पहले तो ऑप्शन पढ़ के आप मुझे आंसर बताओ। अन्नपूर्णा रसोई योजना क्या है? अन्नपूर्णा रसोई योजना क्या है भाई? इसके तहत क्या होता है? इसके तहत अन्नपूर्णा रसोई के तहत अगर आप भूखे हो, आपको खाना खाना है। पहले क्या होता था ना कि राजस्थान में क्या इन जनरल हर जगह एक इशू होता था कि यार कोई भी लोग अपने गांव से दूर है, अपने घर से दूर है, खाने की समस्या होती थी। जैसे पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग एसएमएस हॉस्पिटल राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ बड़े दूर से आते थे, तो यहाँ खाने पीने की समस्या होती थी। गरीब अगर परिवार से हो तो ऐसे भी कई दिन हो जाते थे कि कई परिजन जो है ना 2-2 दिन से भूखे होते थे। तो पहले सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि अब तो ये सिचुएशन सुधर गई, बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह चलते हैं, बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। पर इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक स्कीम चलाई है, ये श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। एक्चुअली इसका नाम चेंज होता रहता है, ये जब बीजेपी आती है ना पावर में, तब इसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हो जाता है, और जब कांग्रेस पावर में होती है तो इसका नाम इंदिरा रसोई योजना हो जाता है। ठीक है, काम दोनों में सेम ही है जी। ये क्या होता है कि खाना बहुत कम कॉस्ट में, बहुत कम रेट में जो है पर प्लेट खाना प्रोवाइड कराते हैं आपको। ये ब्रेकफास्ट भी देते हैं, दिन का लंच भी दे देते हैं, और शाम का डिनर भी लो आप। हाँ, ऑब्वियसली हर टाइम के लिए आपको अलग शुल्क देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि एक बहुत नॉमिनल रेट पे आपको पैसा देना पड़ता है, बहुत नॉमिनल रेट्स पे आपको एक थाली मिल जाती है पर प्लेट। एक्चुअली इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को पर प्लेट कॉस्ट आता है 30 रुपए का। 30 रुपए का पर प्लेट कॉस्ट आता है गवर्नमेंट को। इसमें गवर्नमेंट क्या कह देती है कि 22 रुपये हमारी तरफ से सब्सिडी है ना? अब आप बता दो बचे कितने? 8 रुपये। ये 8 रुपये ना, ये लाभार्थी को अपनी जेब से देने पड़ते हैं। ऑब्वियसली 8 रुपये इसलिए देने पड़ते हैं कि ताकि कोई कोई ऐसे फालतू बेवजह लोग आकर उठा नहीं ले, और वरना अगर चाहे तो गवर्नमेंट फ्री भी कर सकती है, पर 8 रुपये इसलिए कि पार्टिसिपेशन फीस, हाँ, कोई व्यर्थ नहीं वेस्ट करे फूड को, इसलिए 8 रुपये। खैर सवाल का जवाब मिल गया अपने को। अन्नपूर्णा रसोई योजना रूरल, व्हाट इज द कॉस्ट चार्ज पर मील प्लेट फ्रॉम द बेनिफिशियरी? लाभार्थी से हर प्रति थाली के लिए कितना शुल्क लिया जाता है? 8 रुपये लिया जाता है। 8 रुपये लिया जाता है लाभार्थी से, है ना? 22 रुपये सरकार भुगतती है ना? इसमें क्या होता है एक्चुअली, और थोड़ा डिटेल में देख लो, पूरी बात ही कर लेते हैं अपन, बात चली रही है तो अन्नपूर्णा रसोई योजना की। अन्नपूर्णा रसोई योजना में क्या होता है, देखो इसको हिंदी इंग्लिश वाली डिबेट मत बनाना कि सर आप हिंदी में नहीं लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो। बातें सेम ही है, और नाउन्स जो होते हैं ना, संज्ञा, वो हिंदी में भी वही रहती है। अन्नपूर्णा हिंदी में भी अन्नपूर्णा ही रहेगा, इंग्लिश में भी अन्नपूर्णा ही रहेगा। देखो इसमें क्या होता है कि 600 ग्राम पौष्टिक खाना दिया जाता है आपको, 600 ग्राम्स, 600 ग्राम आपको पौष्टिक खाना दिया जाएगा, मतलब एक प्लेट में। इसमें पूरी चीज डिसाइडेड है, गवर्नमेंट के पूरे मानक बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। इसमें कहा कि भाई साहब 600 ग्राम में से 300 ग्राम तो आप रोटी दोगे, अच्छा, और बचे कितने? 300 ग्राम। इन 300 ग्राम में 100 ग्राम क्या दोगे आप? दाल दोगे। ठीक है साहब, दे देंगे। और क्या करोगे? इस बचे कितने? 400 ग्राम हो गए, 200 ग्राम और बचे। अब इसमें 100 ग्राम आप वेजिटेबल दोगे, हरी सब्जियां दोगे। हरी सब्जियां कोई सी भी सीजनल वेजिटेबल दोगे। ठीक है साहब, 500 ग्राम हो गए, 100 ग्राम और बचे। 100 ग्राम क्या करोगे? 100 ग्राम चावल दे देंगे साहब, चावल दे दोगे आप। 100 ग्राम चावल दे देंगे। और चावल नहीं मिलेगा जिस दिन, क्या मिल जाएगा? जिस दिन आपको मिलेट खिचड़ी मिल जाएगी, या मिलेट की खिचड़ी मिल जाएगी। ठीक है, कुल मिला के हो गए कितने?
600 ग्राम है। और क्या चाहिए सर? थोड़ा अचार भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। हाँ तो ठीक है साहब, ये लो, पिकल भी दे देंगे आपको, अचार भी मिलेगा आपको, है ना। वो इस 600 ग्राम से अलग है ऑब्वियसली, है। और क्या चाहिए सर? एक छाछ का गिलास भी मिल जाता। अरे अरे अरे, मांगते ही हो क्या? बिल्कुल ही नहीं, नहीं नहीं मिलेगा छाछ का गिलास। छाछ अपनी अपनी खरीद के लाओ भाई। है ना। कुल मिला के बात ये है जी, ये सब सामान मिल जाता है आपको, 8 रुपये आपको देने पड़ते हैं, वैसा वही चीज़ें लिखी हुई है पूरी इसमें। 6 जनवरी 2024 को प्रारंभ की गई, हालांकि पहले से भी चल रही थी, पहले इंदिरा रसोई के नाम से चलती थी। उससे पहले जब वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी तब वापस इसका नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना था। तो बीजेपी और गवर्नमेंट आके ये नाम चेंज करते रहते हैं। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है? ये, हाँ, ये खास बात है, इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी टैगलाइन है, सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। थाली का मूल्य लाभार्थी को 8 रुपये देने, 22 रुपये गवर्नमेंट दे देगी, और 600 ग्राम पौष्टिक भोजन मिल रहा है इसमें। कस्बों में 796 यानी 796 रसोई घरों में राजीविका स्कीम हमने कल के वीडियो में पढ़ ली, सबसे पहले ही पढ़ा था हमने, पहला या दूसरा सवाल था। राजीविका महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों द्वारा संचालित है। तो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। क्या हो रहा है? राजीविका की महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक तो रोजगार भी मिल जा रहा है इन लोगों को, है ना, इनको रोजगार भी मिल रहा है, इनको आमदनी भी हो रही है, कमाई भी हो रही है इनकी, है ना। तो इनको एक तरीके से वेज वगैरह भी मिल जाते हैं, और दूसरी तरफ अपने भूखे लोगों को खाना भी मिल जाता है। तो एक तीर से दो निशाने हो गए। चलें आगे क्या? इसी के साथ सवाल नंबर 23 पे आ जाओ। अंडर रूडा, अच्छा रूडा क्या होता है? पहले चलो सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। रूडा के सहयोग से राजस्थान के किस उत्पाद को हाल ही में 23वां जीआई टैग मिला है? 23rd जीआई टैग मिला है। राजस्थान में वैसे जीआई टैग देने का काम रूडा ही करती है भाई। रूडा की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। रूडा का वैसे पर्पज़ ये होता है, मतलब मोटा मोटा जो मुझे ध्यान आ रहा है कि रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी के नाम से कुछ है रूडा। मतलब कुल मिला के रूडा काम क्या करता है जी? काम समझ लो, रूडा काम क्या करता है? गांवों में लोगों की आय कैसे होती है, या लोगों की आजीविका या लाइवलीहुड जो है वो कैसे चलता है? आजीविका, अरे यार मात्राओं की गलतियां होती है, कोई बात नहीं, माफ कर देना भाई मात्राओं की गलतियों के लिए। हिंदी पे थोड़ा सा काम करना है पेपर 4 के लिए। खैर, गांव में लोगों की आजीविका कैसे चलती है? गांव में लोगों की आजीविका चलती है मेजरली कृषि से, फार्मिंग से। दूसरा तो बहुत कोई इतना बड़ा सोर्स है ही नहीं, मतलब कृषि में ही आ गया आपका जो लाइवलीहुड वगैरह है, मतलब लाइव स्टॉक वगैरह है, जिसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं ना हिंदी में, लाइव स्टॉक को क्या बोलते हैं, जो आपके कैटल वगैरह की रियरिंग करते हैं, सारा इंग्लिश में आ रहा है। जो गाय भैंसों का जो काम होता है ना, ये दूध वगैरह, दूध से रिलेटेड। तो गांव में या तो यही काम होता है, इसको प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज बोलते हैं, है ना। दूसरा, रूडा कहता है कि यार गांव की सारी आजीविका कृषि पे डिपेंडेंट है, पर कृषि अपने आप में एक बड़ा रिस्की बिजनेस है यार। क्यों? कभी फसल चौपट भी तो हो सकती है, बारिश नहीं आई, कभी बारिश ज़्यादा आ गई, कभी फसल के दाम गिर गए, और होता ही है यार। आप अगर आपके घरों में अगर आप फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो, कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो आपको पता ही है कृषि कितना रिस्की बिजनेस है। पूरा एक पूरे सीजन की फसल के ऊपर आपका पूरा जीवन दांव पे लगा हुआ होता है। परिवार का पूरा आने वाला साल कैसे कटेगा, सारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वो सब उस फसल के ऊपर डिपेंड करता है। तो बड़ा रिस्की है। तो रूडा वाले क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि यार हम लोगों की लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी लोगों की आजीविका के लिए अलग अलग क्षेत्र नए खोलेंगे। आजीविका चलाने के लिए उनको सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं रहना है, उनके लिए दूसरे और ऑक्यूपेशन, दूसरे और व्यवसाय भी होने चाहिए। और रूडा यही काम करता है कि नॉन फार्म या नॉन एग्रीकल्चर ये क्या हो गया?
नॉन एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ावा देता है रूड़ा। तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती है गांव में? गांव में एक तो चमड़े का काम होता है ना, आपको पता ही होगा, लेदर वर्क होता है गांव में, लेदर का काम। और उसके अलावा जैसे गांव में और छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, हिंदी में इसको बोल देते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, ये सारे काम होते हैं, ये सारे काम इसको सपोर्ट करता है रूड़ा। और रूड़ा एक और इम्पोर्टेंट काम करता है कि रूड़ा जो है राजस्थान में जीआई टैग देता है। जीआई टैग देने से होता क्या है जी, किसी भी एक वस्तु को अगर राजस्थान में जीआई टैग मिलता है ना, तो पहले तो आपको पता ही होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग का मतलब ये होता है, जीआई टैग का मतलब ये होता है कि आप उसको एक सामान्य चीज़ों से अलग कर रहे हो। जैसे जो अभी रिसेंटली जोधपुर से, चलो वो तो आपको सवाल में पूछ लेता हूँ मैं कि जोधपुर से अभी बताओ मुझे, रिसेंटली एक वस्तु को जीआई टैग मिला है, किसको मिला है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना। खैर, मान लो किसी भी चीज़ को, जैसे बीकानेर की भुजिया को जीआई टैग मिल गया। अब भुजिया तो पूरे देश में बनती है, पर बीकानेर की अगर भुजिया को जीआई टैग मिल जाता है ना, तो इसका मतलब एक एक स्पेशल, एक यूनिक मार्केट बन जाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। अभी पूरे देश में आप लोगों को भुजिया खिलाओ, खा लेंगे, पर वो अगर आप उसको ये कह करके बेचोगे ना कि ये बीकानेरी भुजिया है, तो वो उसके लिए जो है थोड़े पैसे ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि बीकानेरी भुजिया का एक अलग टेस्ट है। ऐसे ही एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है ना, जब किसी चीज़ में उसको जीआई टैग दे देते हैं वहाँ से, किसी एक क्षेत्र की चीज़ को जब स्पेशलाइजेशन मिल जाता है तो उसको वहाँ का जीआई टैग दे देते हैं। इससे ओवरऑल फ़ायदा क्या होता है? एक तो कस्टमर को जो है यूनिक और वहाँ की लोकल चीज़, जो ऑथेंटिक चीज़ होती है ना, वो मिलती है जीआई टैग मिलने के बाद। दूसरा, जो बेचने वाला व्यक्ति है ना, जिसकी वस्तु को जीआई टैग मिला है, जैसे बीकानेरी भुजिया मिली है, तो वहाँ अब जैसे बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिल गया ना, तो बीकानेरी भुजिया की डिमांड बढ़ जाएगी। कुल मिला के मार्केट मिल जाता है इनको, इनका मार्केट बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इनको, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है भाई। तो ये काम जो है ना राजस्थान में जीआई टैग देने का काम, ये भी रूड़ा करती है। खैर, अब सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? रूड़ा के सहयोग से राजस्थान की किस उत्पाद को हाल ही में 23वां जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बता दो भाई। पाली की सोजत मेहंदी, नाथद्वारा की पिछवाई कला, खेजड़ी की सांगरी और नागौर का अश्वगंधा। वैसे देखा जाए तो सभी को जीआई टैग मिला हुआ है, पर पूछा है 23वां, 23rd जीआई टैग, 23rd जीआई टैग बताओ। 23वां जो अभी रिसेंटली मिला है वो नागौर के अश्वगंधा को मिला है भाई। नागौर में अपने अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक औषधि, आपको पता ही है ना। अश्वगंधा के सेवन से बोला जाता है ऐसे आयुर्वेद में कि अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हो तो अस्थमा वगैरह ठीक होता है, स्टेमिना बढ़ता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आपको पता ही होगा आयुर्वेद में अश्वगंधा की एक स्पेशल जगह है। तो नागौर में जो अश्वगंधा उगता है उसको अभी जीआई टैग दिया है। इससे क्या होगा, नागौर में जो अश्वगंधा की एक इंडस्ट्री है पूरी, उसको बूम मिलेगा और देश में जो है स्पेसिफिक उसकी डिमांड भी क्रिएट होगी। खेजड़ी की सांगरी को भी मिला है, पर उसको 22वां मिला है। खेजड़ी की जो सांगरी है इसको 22वां जो है इसको जीआई टैग मिला है ना। वैसे इन सबको भी मिला हुआ है, पाली की सोजत मेहंदी, नाथद्वारा की पिछवाई कला। अपन देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देखो हिंदी में देखें अब की बार। रूड़ा की स्थापना नवंबर 1995 में चर्म, ऊन, वस्त्र तथा लघु खनिज क्षेत्र हेतु, कुल मिला के देखो ये एग्रीकल्चर के अलावा और जो चीजें गाँव में मिलती है ना, उससे रिलेटेड काम हो रहा है रूड़ा का। तो रूड़ा का पर्पज ही यही है कि गांव की इकोनॉमी को सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं रहे, कृषि के अलावा दूसरे भी काम हो, उसको डाइवर्सिफाई करे ताकि जो रिस्क है ना वो कम हो जाए। तो रूड़ा की स्थापना नवंबर 1995 में हुई है। राजस्थान में अभी तक 23 उत्पादों को जीआई टैग मिल गया है। पहला जीआई टैग कोटा डोरिया को मिला था। कोटा डोरिया आपको पता ही है ना, टेक्सटाइल में होता है, कपड़ों में। पहले जैसे अपने लेडीज़ों में ये कोटा डोरिया की साड़ी बहुत चलती है, तो कोटा में ही है ये,
कोटा जो अपना जिला है वहाँ से उसको जीआई टैग मिला है। कोटा डोरिया क्या होता है कि इस तरीके के कुछ चौकोर चौकोर से ब्लॉक बने हुए होते हैं, तो एक यूनिक डिज़ाइन होता है कुल मिला के, ऐसा कुछ चौकोर चौकोर सा होता है इस तरीके से। तो कोटा डोरिया इसको जीआई टैग मिला है, ये कोटा का ही फेमस है। ऐसे 22वें नंबर का जीआई टैग मिला है खेजड़ी की सांगरी। सांगरी आपको पता ही है, कैर सांगरी की सब्जी बनाते हैं ना अपने, सांगरी तो खाने की वो सब्जी है। खेजड़ी आपको पता ही है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो खेजड़ी के ऊपर ही उगती है। खेजड़ी की सांगरी को मिल गया 23वां जीआई टैग, और 22वां जीआई टैग। और 23वां जीआई टैग मिला है नागौर के अश्वगंधा को, नागौर से अश्वगंधा को मिला है। समझ में आ गई बात? चलें आगे। अब मुझे आप ये बता दो, अभी रिसेंटली जोधपुर से एक स्पेसिफिक वस्तु को जीआई टैग मिला है। आप तो बस मुझे इतना बता दो किसे मिला है, नाम बता दो किसे मिला है? और ज़्यादा हिंट दे देता हूँ, ये लो पैर में पहनी जाती है, जोधपुर से मिला है अभी जीआई टैग रिसेंटली, किसको मिला है बताओ? हाँ जी, सवाल नंबर 24 पे आ जाओ। 24 नंबर सवाल क्या कहता है? नवीन वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा का नाम चेंज कर दिया है ना, और थोड़ा बहुत उसमें बदलाव भी किया है। पहले आपको ध्यान होगा एक एमजी नरेगा स्कीम चला करती थी, MGNREGA है, कई जगह एक्ट लिखा होता है, कई जगह ए की जगह एस लिखा होता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कई जगह एक्ट की जगह स्कीम हो जाता है वो, ठीक है। तो एमजी नरेगा पहले एक कानून चला करता था, अब रिसेंटली आपको पता ही होगा काफ़ी करंट अफेयर्स न्यूज़ में भी रहा ये, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा ये। अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया वीबीजी रामजी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और जी का मतलब ग्रामीण है ना। अभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अभी सवाल क्या पूछा, 3 स्टेटमेंट दिए हैं वीबीजी रामजी एक्ट 2025 की, क्या क्या सही है? गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज टू 125 डेज। हाँ, पहले क्या होता था आपको पता ही होगा, नरेगा में 100 रुपए क्या 100 दिनों का 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता था, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता था भाई, 100 दिनों का मिनिमम रोजगार मिलेगा ही मिलेगा जो व्यक्ति एमजी नरेगा में रजिस्टर्ड है। वैसे आपको पता ही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक पता है। बेसिक क्या, बेसिक बोले तो एमजी नरेगा क्या है, क्या इसकी स्कीम आपको पता ही है, गाँव में एक रोजगार देने की स्कीम है, एक रोजगार संबंधी स्कीम है ये गाँव में। इसमें क्या होता था, इसमें ये ऐसे होता था कि गाँव में कोई स्कूल बनाना है, गांव में कोई रोड बनानी है, या गांव में कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसमें क्या करते थे गांव के ही वो लोग जिनको रोजगार की आवश्यकता है, अनस्किल्ड लेबर्स, उनको हायर कर लेते थे। इससे क्या होता था, एक तो गांव में कंस्ट्रक्शन हो जाता था, तो एक तरीके से रूरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट भी हो रहा है, और दूसरा गाँव की ही आबादी को, गाँव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता था, यानी रोजगार भी मिल जाता था। ये एमजी नरेगा। तो इसके तहत पहले क्या होता था, पहले 100 दिनों का 100 डेज 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड मिलता था। अब इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया, एक तो गांधी जी को हटा ही दिया, नाम ही हटा दिया महात्मा गांधी, और नाम बदल के ही कर दिया वीबीजी रामजी एक्ट, है ना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और जी का मतलब ग्रामीण। इन्होंने कुछ बदलाव भी किए, जैसे सबसे पहला बदलाव, इन्होंने 100 दिन का जो रोजगार मिलता था अब 125 दिन का मिलेगा, तो नंबर ऑफ डेज बढ़ा दी। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कैप इंक्रीज फ्रॉम 6% टू 9%। हाँ, क्या किया इन्होंने, प्रशासनिक व्यय जो सीमा थी ना, पहले 6% थी, अब 9% कर दी। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि
कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लो 100 रुपये मिले किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के, उसमें से कुछ प्रतिशत तो वैसे सबसे मेजोरिटी जो प्रतिशत है वो तो जाता था वेजेस में, लोगों को तनख्वाह देने में। फिर बचा हुआ पैसा जाता था रॉ मटेरियल लाने में, जैसे ईंटें सीमेंट वगैरह लाना पड़ता है तो रॉ मटेरियल के लिए। और केवल 6% पैसा जो था ना वो प्रशासनिक व्यय एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए दिया जाता था। आपको पता ही होगा, कोई भी योजना, कोई भी स्कीम, कोई भी कंस्ट्रक्शन होने से पहले उसकी प्लानिंग होती है। अब उसकी प्लानिंग अगर होती है अब अगर उसकी प्लानिंग होती है तो प्लानिंग में कुछ ना कुछ खर्चा तो जाता ही है ना। प्लानिंग कैसे होती है भाई? फाइल वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, पहले ऑफिसर्स बैठते हैं। जैसे मान लो कोई स्कूल बनाना है तो उस पंचायत में जिसमें वो स्कूल आता है तो उस पंचायत का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, उस पंचायत के जो मेंबर होंगे, स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा, ये लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बैठकें करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई कितने दिनों में काम करवाना है, कब काम करवाना सही रहेगा, कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही है इसमें काम करवा लो, बच्चे छुट्टियों में होते नहीं है तो आप काम कर पाओगे आसानी से। ऐसे इस तरीके की जो भी प्रशासन से संबंधित चीजें होती है, फिर फाइल में पूरा ब्लूप्रिंट बनता है उसका, तो इसमें कुछ ना कुछ खर्चा होता है। पहले क्या था, ये सरकार कहती थी कि मात्र 6% कर सकते हो आप, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 94% जो पैसा है वो इन दो चीज़ों में लगना चाहिए, तनख्वाह देने में और रॉ मटेरियल खरीदने में। अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, कहा कि नहीं साहब, आप इसको तो बढ़ा लो, 9% कर लो, बाकी बचा हुआ इन सब में। तो ये प्रशासनिक खर्चा जो है, प्रशासनिक व्यय या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है, इसको बढ़ावा दे दिया है, 9% कर दिया है इसको अब। ठीक है। होता क्या है जी, अगर आप प्लानिंग में अच्छा खर्चा कर लेते हो ना तो आप ओवरऑल बचा ही लेते हो पैसा। प्लानिंग अच्छी हो ना अपनी, अगर अपनी प्लानिंग स्ट्रांग हो तो आप और बेहतर काम कर सकते हो। जैसे वो एक कहावत है ना, इफ़ यू गिव मी 6 hours टू चॉप अ ट्री, आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। अगर तुम मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे देते हो तो मैं शुरुआती 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। कहने का मतलब प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यय की सीमा बढ़ा दी, 9% कर दी है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। सामान्य राज्य हेतु वित्तीय अनुपात 60:40 निर्धारित है। हाँ, 60 मतलब जितना भी खर्चा होगा इस स्कीम में उसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये सामान्य राज्यों के लिए है, जनरल स्टेट्स के लिए। अगर कोई हिली स्टेट्स है या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है या पर्वतीय राज्य है, वहाँ पर ये 90:10 हो जाता है। वहाँ 90% खर्चा केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकारें देगी। ठीक है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। देखें आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया भाई, 1, 2 एंड 3। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। देखो तीनों कथन सत्य हैं। रोजगार दिन प्रति परिवार 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। प्रशासनिक व्यय सीमा 6% से बढ़ा करके 9% कर दी गई है। और वित्तीय अनुपात सामान्य राज्यों के लिए 60:40 का रखा गया है, और पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज उसके लिए 90:10 रखा गया है। संचालन समिति या स्टीयरिंग कमेटी के जो स्टेट लेवल पर जो हेड होगा वो मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी होंगे। ठीक है। इसमें ये भी ध्यान रखना है अपने को कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, जैसे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनके लिए ये रोजगार 125 में 50 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उनको 50 दिन एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा उनको। कुल मिला के उनको 175 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। राजस्थान में कौन सा पीवीटीजी है आपको पता ही होगा, सहारिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अंतिम सवाल है भाई इस क्लास का, इस वीडियो का। मैच द फॉलोइंग है, हिंदी वाला देख लेते हैं। एक तरफ योजना लिखी है, दूसरी तरफ उसका मुख्य उद्देश्य लिखा हुआ है। स्वामित्व योजना, थोड़ा जुकाम हो गया है जी। स्वामित्व योजना
इसमें क्या होता है भाई, स्वामित्व पट्टे जारी करने हेतु ड्रोन सर्वे, नाम में स्वामित्व आ गया, वैसे तो पता लग ही गया होगा आपको। वैसे स्वामित्व योजना आपको पता है ना क्या है, पूरा डिटेल में आप पढ़ लेना। गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये शायद 2024 में या 23 में ये स्कीम 24 अप्रैल को लॉन्च की थी, जब पंचायती राज डे आता है ना अपना, तब लॉन्च की थी। तब गवर्नमेंट ने कहा था कि एक स्वामित्व योजना लेके आ रहे हैं। इसमें गाँवों में और जहाँ पर भी जो ज़मीन है ना, ज़मीन के आपको पता है भूमि के पट्टे जारी होते हैं, इसमें अपन क्या करेंगे, ड्रोन सर्वे करेंगे। पहले क्या होता था, भूमि के पट्टे पटवारी जो मैप वगैरह बनाता था उससे बनाए जाते थे, पर बाद में क्या होता था कि पटवारी करप्शन भी हो जाता था, पटवारी मिली भगत भी होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, और कई बार ह्यूमन एरर्स भी हो जाते थे। इस वजह से किसी की ज़मीन आगे पीछे हो गई, ज़मीन की बॉर्डर आगे पीछे हो गई, ज़मीन कम ज़्यादा हो गई मैपिंग में, तो उस वजह से भूमि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और ड्रोन की मदद से हम सर्वे करेंगे और फिर स्वामित्व ज़मीन के पट्टे जारी करेंगे। तो ड्रोन की हेल्प से मैपिंग करेंगे पहले हम। समझ में आ गई क्या बात? चलो आगे। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 कहाँ कहाँ है? या तो ये ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, है ना, क्योंकि ए का 2 इन्हीं में है। अगला देख लो, अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र, अटल ज्ञान केंद्र में क्या है? अटल ज्ञान केंद्र में 3000 से अधिक आबादी की पंचायतों में ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो बी का आंसर 4 होना चाहिए। बी का आंसर 4 होना चाहिए। आपको पता ही होगा अटल जी की जो जन्म तिथि है वो कब आती है? 25 दिसंबर को आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनोवेशन डे बोलते हैं ना, इनोवेशन डे बोलते हैं इसको। तो 25 दिसंबर को आती है। और वैसे 25 दिसंबर 2025 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी राजस्थान में, अटल ज्ञान केंद्र, कि ऐसे गांव जहां की आबादी 3000 से अधिक है वहां पंचायतों में अपन ई लाइब्रेरी खोलेंगे। पंचायत हेडक्वार्टर पे सिर्फ, है ना, पंचायत हेडक्वार्टर पे ई लाइब्रेरी खोली जाएगी वहाँ पे। कुल मिला के पर्पज़ क्या है कि लोगों को डिजिटलाइजेशन वगैरह सिखाना, ये सब। तो ऑप्शन ए अपने को पता है, ऑप्शन ए का क्या हो गया था? 2, इन दोनों में से कोई। और ऑप्शन बी पता लग गया अपने को, 4 है, तो ऑप्शन ये सही हो गया। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। और सभासार पहल क्या है? ग्राम सभा बैठकों हेतु एआई टूल का इस्तेमाल। तो ग्राम सभा की बैठकों में एआई का इस्तेमाल करेंगे। सभासार पहल, सभा से समझ में भी आ गया, सभा और सभा आ ही रहा है यहाँ पे, सभासार पहल। फिर MJSA, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA 2.0। इसके तहत 20,000 गाँव में जल संरक्षण का कार्य, फुल फॉर्म ही आपको पता है JSA, जल स्वावलंबन अभियान, जल से जल। 20,000 गाँव में जल संरक्षण कार्य करवाया जाएगा। तो ये है भाई, ऑप्शन बी हो गया। इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन देख लें अपन। स्वामित्व स्कीम, ड्रोन मैपिंग की जाएगी, अटल ज्ञान केंद्र, ई लाइब्रेरी, एग्जाम प्रिपरेशन, ई मित्र एट, ग्राम पंचायत जहाँ की पॉपुलेशन 3000 से ज़्यादा हो, और सभासार इनिशिएटिव, एआई टूल बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फॉर ग्राम सभा डिजिटल रिकॉर्ड्स। राजस्थान की रैंक 49 है भाई इसमें। फिर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 लॉन्च हो गया है। कब हुआ था? फरवरी 2024 में। कहाँ पे? आप देखो मुख्यमंत्री आ गया तो ये समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। जल स्वावलंबन में क्या करते हैं भाई, हम वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स को बढ़ावा देते हैं। अभी 20,000 गाँव में 4 साल के टाइम पीरियड में कवर कर लिया गया है 20,000 गाँवों को। इसी के साथ सवाल नंबर 25 और आखिरी सवाल समाप्त होता है। अपने वीडियो का पर्पस जो था कि मात्र 25 MCQ में एक फटाफट क्विक समरी, एक फटाफट समरी के रूप में अपन इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 10 पढ़ ले। है मेरा मानना है ये करने में हम सफल हुए होंगे। अब जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, या तो पहले वीडियो देख लो उसके बाद सर्वे पढ़ो, या सर्वे पढ़ने के बाद जब ये वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, चीज़ें याद रह जाएगी जो केवल पढ़ने से याद नहीं रहती। वीडियो देखने के बाद सर्वे पढ़ोगे तो पढ़ने में कम समय लगेगा, और अगर पढ़ने के बाद सर्वे पढ़ोगे या वीडियो देखोगे तो
आपका एक तरीके से क्विक रिवीजन हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा दिमाग सवाल जवाब के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझता है। यही तो पर्पज़ होता है ना टेस्ट सीरीज वगैरह देने का। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। और ज़्यादा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट कर ही सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।